मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और जितने भी बच्चे हैं जल्दी से इस लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए। इसमें हम 5 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023 का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए और इस लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए चलते हैं इस सेशन की तरफ। और ये सेशन जो है, इसकी आज की जो पहली न्यूज़ है वो आपके सामने है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट के साथ ही ये न्यूज़ आपको आने वाले जितने भी पेपर है उसमें हेल्प भी करेगी। तो देखिए, जो पहली न्यूज़ है, पहली न्यूज़ इस तरह है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केविन मैकार्थी अमेरिका प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप इस सेशन को ध्यान से देखेंगे तो पहले तो ये नाम ही इंपॉर्टेंट हो गया। जो केविन मैकार्थी है वो अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है, देखो जो प्रतिनिधि सभा है ये डिट्टो ऐसे मान के चलो जैसे भारत में लोकसभा है। ये नए अध्यक्ष चुने गए तो वहाँ का जो वहाँ की जो लोकसभा है उसको हम एज अ प्रतिनिधि सभा मानेंगे। और ये नेता किसके थे? रिपब्लिक, वहाँ पर 2 पार्टी है, एक तो कंजर्वेटिव है और दूसरी रिपब्लिकन। तो ये जो यूएसए में 2 पार्टियां हैं, एक को हम रिपब्लिकन बोलेंगे और दूसरे को हम कंजर्वेटिव पार्टी बोलेंगे। तो रिपब्लिकन नेता केविन मैकार्थी को अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है वहां पर अध्यक्ष चुना गया। और ये जो चुनावी ड्रामा के दिनों उन्हें चुना गया, जिससे अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया 160 वर्षों में सबसे लंबी हो गई। देखो, ये कन्फ्लिक्ट का मुद्दा था क्योंकि वहां पर कुछ एक जो मेंबर थे वो इनको एज अ अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे। तो इस वजह से ऐसी घटना वहां पर हुई। देखो, अगर हम बातचीत करें तो वाशिंगटन है के शीर्ष विधायक के रूप में चुने जाने के लिए ये 57 जो वर्षीय मैकार्थी थे, उन्होंने जो अंतिम टैली में 2016 वोट मिले और हाउस बिजनेस की अध्यक्षता करते हैं और राष्ट्रपति के लिए दूसरे पद स्थान पर है। ये मीन्स इसका तात्पर्य ये है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रैंक वाइज ये जो स्थान होता है यूएसए में वो 2nd प्लेस पर आता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी। यहाँ से 2 ही चीज़ें याद रखने वाली है। एक तो ये जो नाम है, इसके अलावा जो सबसे लंबा चुनावी ड्रामा जो अध्यक्ष के पद को लेकर हुआ तो इनके चुनाव को लेकर ही हुआ। और उसके बाद राष्ट्रपति के बाद रैंक जो है वो भी आपको याद रखनी कि यूएसए की बातचीत की जाए तो यूएसए में राष्ट्रपति के बाद जो रैंक आती है वो किसकी आती है? तो ये जो स्पीकर है उनकी आती है। और किस पार्टी के हैं? और रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और इसके अलावा वहाँ पर 2 पार्टियां हैं, एक कंजर्वेटिव, दूसरी रिपब्लिकन। अमेरिका ने यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों के लिए 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता देने की घोषणा की। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने यूक्रेन को और यूरोपीय सहयोगियों के लिए ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं हाल ही में किस देश ने ऐसी डिक्लेरेशन की? तो ये अमेरिका ने किस कंट्री को? तो यूक्रेन को और साथ में जो यूरोपीय सहयोगी है उनको ये घोषणा की है। और ये जब घोषणा की जा रही है तो आपको पता है हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध शुरू हुआ है। तो उस युद्ध से निपटने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका की साइड से ये विदेशी सहायता दी गई है। उसके अलावा ये जो अमेरिका के विदेश मंत्री है, इनका नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखना, एंटनी ब्लिंकन। ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि एंटनी ब्लिंकन कौन है? तो ये क्या है? जो विदेश मंत्री है कहाँ के? यूएस के, ने कहा कि रक्षा विभाग जो है यूक्रेन का, उन्हें ये सेवा जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और ये जो सर्विस दी जाएगी, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बेस पर होगी और ये जो सिक्योरिटी के पर्पज़ से यूक्रेन को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ से यही चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो न्यूज़ आपके सामने है। न्यूज़ इस तरह है कि हाल ही में जो विश्व में
2022 का जो सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है, तो किस देश में रिकॉर्ड किया गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम यूके बोलते हैं, वहाँ पर इसको क्या किया गया है, ऐसा डिक्लेयर किया गया है। तो यूनाइटेड जो किंगडम है उसने ऐसा क्या किया है, ऐसा डिक्लेयर किया है कि 2022 का जो ईयर है उसे सबसे गर्म ईयर घोषित किया गया है। चलिए, बांग्लादेश ढाका लिट फेस्ट का 10वां संस्करण शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की जो कैपिटल की बातचीत की जाए तो आपको अच्छे से याद रखना कि ये क्या है, ढाका है। यहीं पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ये जो ढाका लिट फेस्ट का 10वां संस्करण, फेस्ट का मीन फेस्टिवल, शुरू हुआ और ये 10वां संस्करण जो है रंगारंग आगाज में शुरू हुआ। ये एक उत्सव है और पिछले कुछ सालों में जो अगर हम बातचीत करें तो कोरोना की महामारी की वजह से इस त्योहार को नहीं मना पाए थे। तो कोरोना ने इसको नहीं मनाने दिया था क्योंकि जो सोशल डिस्टेंस की बातचीत की जा रही थी, उस वजह से बांग्लादेश इस त्यौहार को नहीं मना पाया था। तो हाल ही में बड़े धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया गया और जिसमें 500 से अधिक साहित्यकार, फिल्म निर्माता, कलाकार और विज्ञान के क्षेत्र के जो लोग थे, उन्होंने इस उत्सव, इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। तो आपसे पूछ सकते हैं, हाल ही में क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाल ही में किस ने लिस्ट फेस्ट त्योहार मनाया? तो ये बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल ढाका है, और कितवां संस्करण था? 10वां संस्करण था। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में स्थित जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय आज उच्च स्तरीय बैठक करेगा। ये क्यों करेगा? क्योंकि हाल ही में जो जोशीमठ है, पहले तो आपको जोशीमठ याद रखना कहां पर है, उत्तराखंड में है। तो वहां पर एक गांव में भूमि धंसने की वजह से जो नुकसान हुआ, उसके ऊपर जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और वहां पर जो घटनाएं हुई उन घटनाओं का जायजा लिया और राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के सदस्य होते हैं उनके साथ बातचीत की। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल बोले या मतलब प्राधिकरण बोले, तो उसकी स्थापना की बातचीत की जाए तो उसके लिए एक एक्ट है, 2005 का एक्ट है, उसके तहत की गई थी। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ। आपको अच्छे से पता होगा, इंदौर जो है, अगर हम स्वच्छ गांव या स्वच्छ स्थान की बातचीत करें तो ये लगातार पिछले कुछ सालों से फर्स्ट प्लेस पर अपने स्थान बनाए हुए बैठा है इंदौर जो है। और यहाँ पर 17वां प्रवासी सम्मेलन होने वाला है। अगर मैं बातचीत करूं तो प्रवासी दिवस आपको अच्छे से पता होगा 9 जनवरी को होता है, क्योंकि इसी वक्त महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो 9 जनवरी को ये होता है। तो कितवां ये मतलब एडिशन है? तो 17वां एडिशन है। और कहाँ होने वाला है? तो इंदौर में होने वाला है। ये किसने इंफॉर्मेशन दी? तो हमारे जो सूचना एवं प्रसारण, खेल और युवा मामले के मंत्री अनुराग ठाकुर जी है, उन्होंने ये बातचीत कही और उन्होंने इस उपलक्ष्य पर कुछ एक बातें ये भी कही कि इसमें क्या क्या जो मुद्दे रहेंगे। तो उन्होंने इनोवेशन की बातचीत की है। इनोवेशन के साथ साथ ही अगर हम बातचीत करें तो निवेश को इन्होंने प्रोत्साहन देने की बातचीत की कि अगर बाहर से लोग निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रोजगार के साधन होंगे वो अच्छे होंगे। अंतरिक्ष और ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में उन्होंने निवेश करने की बातचीत की है कि जो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होने वाला है उसमें क्या क्या या किन किन मुद्दों या किन किन उद्देश्यों को सामने रखकर मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ये 3 दिन तक चलेगा और 3 दिन चलने के बाद इसकी जो शुरुआत होगी ये इंदौर से होगी। ये आपको अच्छे से बात याद रखनी है। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? हमारे देश के जो प्रमुख हेड है पीएम मोदी जी, वो ऐसा करेंगे। इसकी क्या करेंगे? इसको मतलब प्रिजाइड करेंगे, इसको
इसकी नींव रखेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। इस मतलब यहाँ पर उन्होंने ये भी बात कही कि भारत ने ना सिर्फ ये टेक्नोलॉजी में अच्छा करेंगे, अंतरिक्ष में हम अच्छा करेंगे, इसके अलावा उन्होंने इस एग्जाम्पल को भी कहा कि 2000 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराक दी, बल्कि 100 से ज़्यादा देशों को हमने वैक्सीन भी दी। तो ये भारत के विदेशों के साथ अच्छे संबंध का इंडिकेशन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने जो किया है उसकी दुनिया देश कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जो भारत ने कर दिखाया कि अपने जो देशवासी थे 20 करोड़ से ज़्यादा उनको वैक्सीनेशन करवाया। इसके अलावा 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन भी सप्लाई की ड्यूरिंग कोरोना टाइम जो था, उस टाइम की बातचीत ये कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। पीएम मोदी ने मणिपुर में कंगला नोंगपोंग थोंग के खुलने पर मणिपुर के लोगों को बधाई दी। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सा मतलब न्यूज़ है। आपसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कंगला नोंगपोंग थोंग कहाँ पर है, तो ये मणिपुर में है। उसके बाद ये जो कंगला नोंगथोंग पुल मतलब जो ये पुल है, आप देख सकते हैं एक प्रकार का जो ये पुल ही मान के चलो, ये मणिपुर के पूर्वी द्वार को मणिपुर के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और खुशी का मार्ग माना जाता है, क्योंकि कोरोना टाइम में ये भी क्या हो गया था, बंद हो गया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो यहाँ से ये बातचीत बन रही है कांगला नोंगपोंग थोंग कहाँ पर है, तो मणिपुर में। दूसरी न्यूज यहाँ से ये बन रही है कि एन बीरेन सिंह कहाँ के आपको एज आ सीएम देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो मणिपुर है उसके क्या है ये आपको सीएम देखने को मिलेंगे। और साथ में बीरेन सिंह ने मतलब मोदी का धन्यवाद किया और उम्मीद जताई है कि राज्य भर में शांति, समृद्धि और खुशहाली की भावना बढ़ेगी। साथ में मुख्यमंत्री ने कांगला नोंगपोंग थोंग के खुलने से एक बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मतलब जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व की भी चर्चा की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को बढ़ाता है मणिपुर के जो लोग हैं उनके बीच में। तो इस वजह से इन्होंने जो हमारे पीएम जी थे उनका धन्यवाद किया। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये बंद था, क्योंकि कनेक्टिविटी की मतलब कोविड की वजह से भी मतलब इसके ऊपर अच्छे से काम नहीं किया गया था। तो अभी क्या हो गया ये आप अच्छे से देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने मणिपुर में कांगला नोंगथोंग के खुलने पर मणिपुर के लोगों को बधाई दी। भारत जापान वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अभ्यास करेंगे। देखिए भारत अभी क्या करेगा, हाल ही में जापान के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगा, और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होगा जापान के हयाकुरी एयरबेस में होगा। ये दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इस जगह का नाम, फिर अभी हम सैनिक अभ्यास का नाम भी देखने वाले हैं। तो 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है उस दिन ये होने वाला है। भारत और जापान 12 जनवरी आने वाले कुछ दिनों के बाद ये बातचीत होगी, और कहाँ पर, ये हयुक्री में होगा। और ये किसका है, हयुक्री एयरबेस में भारतीय वायुसेना और जापान की जो एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है उसके बीच में ये क्या होगा, संयुक्त अभ्यास होगा। और इसका नाम क्या है, ये नाम को पकड़िए, वीर गार्जिन। आपसे पूछ सकते हैं वीर गार्जिन जो वीर गार्जिन है किस और किसके बीच में होगा, तो जो वीर गार्जिन है जो भारत और जापान की जो सेना है उसके बीच में ये होने वाला है। तो वीर गार्जिन के बारे में आपको क्या करना है, अच्छे से ये बात याद रखनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर होने वाला आपको अच्छे से पता चल गया। यहाँ पर लिखा 20 जनवरी तक चलने वाले संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य देशों के बीच 12 से होगा, जो 26 तक चलेगा। इनके बीच क्या होगा कि जो बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही वायु अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय दल में 4 जो Su-30 MKI, आपको अच्छे से पता है ये क्या है, ये एक मतलब एरोप्लेन है, मतलब लड़ाकू विमान मान के चलो, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, C-17। साथ में IL-74 विमान शामिल होंगे भारत की साइड से, जबकि जो जापान की जो फोर्स है वो क्या करेगी, F-2 और F-15 विमानों के साथ भाग लेगी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि Su-30 MKI क्या है, या C-17 क्या है, या IL जो 78 है वो क्या है। तो आपको अच्छे से याद रखना ये विमान है, और इन विमान, ये जो विमान क्या करेंगे, विमान अभी जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसको हम पीछे पड़ चुके हैं, तो
जो सैन्य अभ्यास हो रहा है उस सैन्य अभ्यास में क्या किया जाएगा, ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस सैन्य अभ्यास का नाम भी क्या याद रखना कि वीर गार्जन, और वीर गार्जन में क्या क्या बात मतलब कौन कौन से भारत की साइड से लड़ाकू विमान पार्टिसिपेट करेंगे, और इसके अलावा जो जापान के कौन कौन से लड़ाकू विमान यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो है आपके सामने सारी की सारी बातचीत की गई है। रक्षा मंत्रालय जो मतलब है उन्होंने इस अभ्यास की प्रेज भी की और कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में जब ये युद्ध अभ्यास होगा तो एक दूसरे से क्या करेंगे, वो काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। इसके अलावा जो बहु डोमेन हवाई युद्ध मिशन करेंगे, मतलब ये अलग अलग डिफरेंट जो वैरायटी के युद्ध अभ्यास है उसको करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा। साथ में जो एक दूसरे के सेना में जो विशेषज्ञ है, जो स्पेशलिस्ट है, वो क्या करेंगे, अलग अलग जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा भी करेंगे। और ये जो वीर गार्जन है लंबे समय से चल रहे दोस्ती का बंधन को भी मजबूत करेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारत और जो इंडिया है, जो भारत और इंडिया है उनके बीच, जो भारत और इंडिया है, जो भारत और जापान है, इंडिया नहीं बोलेंगे, उनके बीच के संबंध क्या होंगे, प्रगाढ़ होंगे। ये बातचीत इस मतलब जो सैन्य अभ्यास में की जाएगी। आगे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 आज अहमदाबाद गुजरात में शुरू होगा। ये आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हुआ वो कहाँ पर हुआ, तो अहमदाबाद में हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद आपको पता है गुजरात में है। ये जो वहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जो है, उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट पर इस महोत्सव का उद्घाटन मतलब करेंगे। हो गया है क्योंकि ये न्यूज पहले की है, वीडियो में थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये जो है ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये अच्छे से देखने को मिलेगा। ये महोत्सव गुजरात पर्यटन द्वारा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 थीम पर आधारित किया जा रहा है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आपको पता है G20 की जो अध्यक्षता करने वाला देश है वो भारत है, और उसका थीम क्या है, वन अर्थ वन फैमिली और वन नेशन। ये G20 का थीम है। और इसके उपलक्ष्य पर ये जो पतंग अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव है कहाँ पर किया जा रहा है, अहमदाबाद में ये किया जा रहा है। और अहमदाबाद कहाँ पर है आपको अच्छे से पता है। इसके अलावा अहमदाबाद के अलावा सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, द्वारिका, सोमनाथ, धोरडो और केवड़िया में भी अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का मतलब महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये आगे किया जाएगा, पर अभी जो कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी आपको अच्छे से याद रखना है। अहमदाबाद गुजरात से इसकी शुरुआत हुई। बड़े दिनों के बाद हिमाचल प्रदेश के जो सीएम सुखविंदर सुक्खू जी थे, उन्होंने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। अभी जो है 7 मंत्रियों के जो नाम की घोषणा की गई है, इनको पोर्टफोलियो या जिसको हम मिनिस्ट्री बोलेंगे, मतलब वो अभी दिए जाने हैं। इसके अलावा कुछ एक अन्य मंत्रियों की लिस्ट भी कुछ दिनों के बाद आई थिंक जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ ये घोषित करेंगे। ये हिमाचल प्रदेश के आपको अच्छे से पता है 15वें सीएम है और 14वीं जो विधानसभा के हाल ही में इलेक्शन हुए और कांग्रेस ने 40 सीटें और जो बीजेपी थी 25 सीटों के साथ उनको संतुष्टि करनी पड़ी। ये चीज़ें हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद रखना। इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन लोगों के नाम डिक्लेयर किए गए हैं वो आपके सामने हैं। आप इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। अभी जो है डिपार्टमेंट इनको क्या करने हैं, एलोकेट करने हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख एलजी ने, जिसको हम लेफ्टिनेंट कहेंगे, ने दिल्ली में लद्दाख भवन ले विंग के निर्माण की आधारशिला रखी। दिल्ली में देखो, लद्दाख एलजी ने दिल्ली में लद्दाख भवन ले विंग की आधारशिला रखी। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम याद रखना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर के माथुर ने दिल्ली के द्वारका में लद्दाख भवन ले विंग का निर्माण किया। और इसके लिए एक स्पेशल पैकेज भी है और उसके जो अमाउंट है आप देख सकते हैं 15 करोड़ रुपए है और 30 कमरों के भवन का निर्माण किया जाएगा। और निर्माण में क्या किया जाएगा, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जिसको हम CPW बोलते हैं उसके द्वारा ये काम किया जाएगा। पीएम मोदी ने 13 जनवरी को वाराणसी से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज M गंगा विलास, ये आपसे पूछ सकते हैं M गंगा विलास क्या है, तो आपको अच्छे से याद रखना M गंगा विलास क्या है। ये एक रिवर क्रूज है और इसको हरी झंडी दिखाई। नरेंद्र मोदी ने ये कहाँ से शुरू किया आपको अच्छे से पता होगा, वाराणसी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज
एम गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाई। देखिए ये जो लग्जरी क्रूज है भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में से 3200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा। MV गंगा बिलास क्रूज को दुनिया के सामने देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया गया है। विश्व विरासत स्थल है, इसके बारे में ये बताएगा। राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटियों और बिहारों में पटना, झारखंड, ये जो साहिबगंज, पश्चिमी बंगाल और कोलकाता, बांग्लादेश और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा के साथ 51 दिन की क्रूज की योजना बनाई गई। मीन्स यहाँ विजिट किया जाएगा और इस क्रूज के माध्यम से ऐसा काम किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, ये सारी व्यवस्थाएं दे के रखी है। तो आपने यहाँ से क्या याद रखना है कि ये क्या है और साथ में ये किस पर्पज के लिए बनाया गया है। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली आज प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल हुए। तो देखिए ये जो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। और आपको पता है प्रवासी दिवस मतलब जो है हो गया है। इस वीडियो जो ये मतलब वीडियो है या ये जो मैं करंट पढ़ा रहा हूँ आपको 5 से 8 का मिलना पड़ेगा, मतलब देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रवासी दिवस हो गया है, जो ये अतिथि गणमान्य जो है ये इंदौर के लिए रवाना हुए, क्योंकि जो प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है वो कहाँ पर मनाया जा रहा है, इंदौर में हो रहा है। और भारतीय दिवस मतलब जो ये वो कल भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। वो अपनी सप्ताह भर की यात्रा के दौरान आगरा, कानपुर और साथ में मुंबई और कानपुर में अन्य जो गतिविधियां होने वाली है उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोलकाता में आगामी G20 बैठक के सिलसिले में हावड़ा ब्रिज के आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया। देखिए पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है कहाँ पर है, कोलकाता में है। और आने वाले कुछ दिनों में क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो हावड़ा ब्रिज है उसके आस पड़ोस में जो भी गंदगी थी उसको साफ किया गया है। कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है भारत 2023 में जो G20 की मीटिंग होने वाली है वो क्या करेगा कि कुछ एक जो हावड़ा ब्रिज के आस पड़ोस वाले क्षेत्र है उसको भी G20 के साथ जोड़ेगा और वहाँ पर जो पर्यावरण की बातचीत की जाए और साथ में बंदरगाह की बातचीत की जाए, उसको स्वच्छ रखने के तरफ अपना झुकाव रखेगा। इस वजह से ये पहला स्टेप था जो वहाँ से उठाया गया। तो आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ पर है, क्योंकि न्यूज़ में है अभी। चीन ने नेपाल में रासूमगढ़ी केरोंग बंदरगाह से 2 तरफा व्यापार फिर खोल दिया। या इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ से, इस न्यूज़ को हमने क्यों पढ़ना है, तो आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये जो बंदरगाह है ये नेपाल में है और हाल ही में चीन ने नेपाल में रसूमगढ़ी केरोंग बंदरगाह से 2 तरफा व्यापार फिर से खोल दिया। कोरोना के टाइम में ये बंद हो गया था और अब दोबारा से ये क्या हो गया, खुल गया है। और ये नेपाल और चीन के बीच सबसे पुराना व्यापारिक मार्ग है। भारतीय उच्चायुक्त, जिसको हम हायर कमीशन बोलेंगे, गोपाल बागले जो है श्रीलंका को 75 बसों का पहला बेड़ा सौंपा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में परिवहन को लेकर समझौता हुआ और भारत ने श्रीलंका को कितनी बसेस दी, 75 बसेस दी। और भारत उच्चायुक्त गोपाल बागले ने श्रीलंका को, तो भारत के उच्चायुक्त कौन है श्रीलंका के लिए, तो ये गोपाल बागले हैं, उन्होंने ऐसा किया। और किसके तहत दिया गया, एक योजना है भारत और श्रीलंका के बीच में जिसको बोलेंगे भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत ये अभी और बसें देनी है, पर कुछ एक बसें दी गई है। इसमें 500 बसों की और आपूर्ति की जाएगी। आगे नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, भारत 12 और 13 जनवरी को विशेष रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आभासी समिट है, हमारे पीएम इसको क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। और 12 से 13 तारीख को होने वाली है और एक ये विशेष समिट है, इसकी जो मेज़बानी कर रहा है भारत कर रहा है। और आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव जो हमारे विनय मोहन क्वात्रा जी है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमसे पूछ सकते हैं हमारे जो विदेश सचिव है कौन है। शिखर सम्मेलन का विषय आवाज़ की एकता, उद्देश्यों की एकता, ये इसका सम्मेलन मतलब इसका विषय रहेगा कि आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में क्या होगा कि जो ग्लोबल दक्षिण के देशों में से देश जो है
उनको एक साथ लाना और साथ में एक साथ लाने के साथ साथ ही एक दृष्टिकोण और अपनी प्राथमिकताओं को मतलब एक के दूसरों के साथ कल्पना करते हुए साझा करना है। और इसमें 120 देश शामिल होंगे, ये भी इस समिट की एक विशेषता है। और प्रधानमंत्री मोदी इसका मीन्स आगाज करेंगे और किसके साथ आगाज करेंगे? सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास और सबका प्रयास और भारत के वसुदेव कुटुंबकम जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो मोदी का क्या करेंगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो स्लोगन है या जो थीम है उसके साथ इस समिट को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो विदेश सचिव जो मोहन क्वात्रा जी है, उन्होंने ये भी कहा कि लगातार जो विकासशील देशों के हितों की भारत हिमायती करता आया है लगातार, और ग्लोबल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो ये देश है साउथ जो ग्लोबल साउथ की बातचीत जो कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ के देश जो हैं उनके हितों की बातचीत की है। और साथ में समय समय पर जितने भी संघर्ष हुए हैं, जितने भी आपस में युद्ध हुए हैं, वहाँ पर भारत ने शांति स्थापित करने का प्रयास किया है। क्वात्रा जो जी बात कर रहे थे कि कोविड महामारी और यूक्रेन में लंबे टाइम से चले आ रहे संघर्ष की वजह से कई विकासशील देशों की जो दुनिया है कहीं ना कहीं वो गंभीर स्थिति से गुजर रही है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। विकासशील देशों को इसमें चर्चा की जाएगी कि कहाँ कहाँ काम करना है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत यहाँ पर लिखी है कहीं, ये चिंताओं को विचार विमर्श करना है और जो बुनियादी ढांचा है उसको यहाँ पर बातचीत की जाएगी। ये सारी और ये कैसे होगा, जो भागीदार देश हैं वो एक दूसरे के क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। भारत जैसे G20 की अध्यक्षता कर रहा है उसी तरीके से इस वॉइस ऑफ जो समिट हो रहा है इसके ऊपर भी क्या करेगा, इसके ऊपर भी अपनी बात रखेगा और जो इंटरनेशनल लेवल पर आने वाली जो दुविधा हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा। और ये कैसे होगा, ये सबके साथ सीओ करके ही होगा। प्रसार भारती के सीओ गौरव द्विवेदी, पहले तो यही क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि हाल ही में प्रसार भारती के सीओ किसे मतलब चुना गया है, तो ये कौन है? गौरव द्विवेदी। और एक योजना चलाई है बिंद। देखो बिंद काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। इसकी अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म में यहाँ से देख सकते हैं, बिंद की जो फुल फॉर्म है ये है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, जिसको हम बिंद बोल रहे हैं। योजना है और इसके तहत क्या करना है, इसके तहत जो डीडी नेटवर्क है या जो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है ताकि देश के अलग अलग कोने तक जो ये हमारा प्रसार भारती है वो पहुंच सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रेडियो की कवरेज अलग अलग रीजन पे होगी, तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के अंदर जो ये नक्सलिज्म वाला जो एरियाज़ है उनमें भी कहीं ना कहीं शांति स्थापित की जा सकती है। ऐसी बातचीत जो मतलब ये जो बिंद का जो अभी बिन जो योजना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसमें कही है। 2022-23 के दौरान भारत की वास्तविक जीडीपी 7% बढ़ी। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वास्तविक जीडीपी क्या होती है, जो आधार वर्ष पर मापी जाती है। अभी हमारे लिए आधार वर्ष क्या है, 2011 को मतलब क्या बोलते हैं 2011 को आधार वर्ष माना हुआ है। दूसरी बात क्या है, मतलब जो ये 2011-12 को आधार वर्ष की कैटेगरी में रखा हुआ अभी जो अभी के लिए। और इसके अलावा वास्तविक जीडीपी हमारी 7% बढ़ सकती है। ये कब के लिए, कब की बातचीत है, 2022 और 23 के दौरान के लिए है। और 2022-23 का ये पहला अग्रिम अनुमान है। इसके अलावा अगर हम पीछे बातचीत करें तो ये जो हमारा CSO जिसको हम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय 2022 और 23 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 2022-23 के दौरान जो नॉमिनल जीडीपी होगी, नॉमिनल जीडीपी जो होती है करंट ईयर पर मापी जाती है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये 15 पॉइंट जो हमारा 4 की बातचीत उन्होंने की है, इसका रहने का अनुमान है। जबकि पिछली बार ये कहीं ना कहीं 19% के मतलब 19.5% 19.5% थी। तो ये चीज़ें कुछ एक जो है आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरकार ने द रेजिस्टेंट फ्रंट
TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया। तो ये अभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट के तहत किया। तो यहाँ पर आपके सामने ये बातचीत लिखी है, गैर जो कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत ये जो TRF था, रेजिस्टेंस फ्रंट को क्या किया गया, आतंकवादी जो संगठन है वो घोषित किया गया है। और गृह मंत्रालय ने कहा कि जो TRF आतंकवादी जो ये आतंकी जो गुट था, ये अलग अलग इलीगल गतिविधियों को क्या कर रहा था, प्रमोट कर रहा था। ऑनलाइन जो गतिविधियां थी आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, वो ये जो गुट था, ये जो आतंकी संगठन था, ये दे रहा था। TRF 2019 में लश्कर तोयबा के साथ गुमचुम क्या करता था, गुपचुप या सीक्रेटली उसके अस्तित्व में आया और फिर धीरे धीरे अलग अलग लोगों को, अलग अलग जो उस इंडियन लोग थे उसको इसमें शामिल करने का प्रयास कर रहा था। इस वजह से इनको क्या किया गया है, इस आतंकवादी गुट को बैन कर दिया गया है। आतंकवादी घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर से हथियार, नशीले पदार्थ, ये सारा इनका काम होता था। द रेजिस्टेंस फ्रंट जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय राज्य के खिलाफ आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए उकसाने के लिए भी सोशल मीडिया और मनोवैज्ञानिक संचालन का प्रयोग कर रमीज। ये जो था, ये सारी बातचीत भारत सरकार की साइड से आई है। मंत्रालय ने कहा कि प्रतिरोध मोर्चे के कमांडर शेख सजाद मूल को आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इस सजाद जो मूल है उनकी बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद आगे चलें तो आगे ये है कि भारत और फ्रांस के बीच में सुरक्षा को लेकर अभी हाल ही में एक समिट हुई है। और ये जो समिट हुई है, हमारे जो देश के सुरक्षा सलाहकार है जिनका नाम अजीत डोभाल जी है, और इसके अलावा फ्रांस के जो इमैनुअल बोने जो वहाँ के राजनयिक सलाहकार है, उनके बीच में दिल्ली में एक समिट हुई। और इस समिट में भारत और फ्रांस के बीच में जो रक्षा को लेकर या जो अन्य ऊर्जा की बातचीत करें, प्रौद्योगिकी की बातचीत करें, और प्रौद्योगिकी के साथ साथ ही मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाने की बातचीत करें, उन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। या साइबर ड्रोन या ऊर्जा मिस कई अन्य हिंद प्रशांत महासागर सिक्योरिटी के पर्पज से, आतंकवाद के पर्पज से, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के पर्पज से, टेक्नोलॉजी के पर्पज से लेकर इन दो देशों के बीच में बातचीत हुई। और आने वाले समय में एक दूसरे के साथ ये सारी जो ये गतिविधियाँ हैं, जो सारी जो कुछ एक डेवलपमेंट वाली जो आइडियोलॉजी है उसको शेयर करेंगे और दोनों देश आगे मिलजुल कर बढ़ेंगे। भारत सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करेगा। तो ये बिल्कुल अच्छी न्यूज है। भारत अब क्या करेगा, कुछ समय के बाद सूडान में जो संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करेगा। और संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एक इकाई होगी, क्योंकि 2007 में लाइबेरिया में पहली बार महिलाओं की टुकड़ी को तैनात किया गया था, भारत की साइड से था। यह संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने कहा कि भारतीय दल जिसमें 2 अधिकारी और 25 अन्य अधिकारी होंगे, एक एंगलमेंट प्लटून का हिस्सा बनेंगे और सामुदायिक आउटरीच में विशेषज्ञ होंगे। हालांकि इसके ऊपर चर्चा अभी होनी बाकी है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भारत 2023 तक देश को काला अजहर से छुटकारा पाने की बातचीत कही। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ जो है आपको यही याद रखना है कि काला अजहर भारत कब तक खत्म करेगा। और एक बात और बता दी, काला अजहर जो रोग है, काला अजहर रोग है वो कैसा रोग है, और ये काला अजहर रोग क्या वायरस से होने वाला रोग है या फिर आपका वायरस के साथ अन्य कोई और तरीका हो सकता है। सरकार अबू उस्मान अली कश्मीरी को आतंकवादी घोषित करता है। ये अबू उस्मान अल कश्मीरी को हमारी भारत सरकार ने क्या किया, आतंकी घोषित किया। आपसे पूछ सकते हैं, श्रीनगर में पैदा हुए आतंकवादी वर्तमान में अफगानिस्तान में ये जो अल कश्मीरी अबू उस्मान अल कश्मीरी अभी कहाँ पर काम कर रहा था, तो अफगानिस्तान में काम कर रहा था। वहाँ पर 2 दशकों से अधिक समय तक जम्मू कश्मीर में छुप कर आतंकवादी और अलकायदा और अन्य वैश्विक आतंकवादी समूह के साथ ये काम करता रहा है। और भारत ने इस्लामिक स्टेट के चैनलों को फिर से शुरू करने, ये जो था इस्लामिक चैनल था, इसको फिर से शुरू करने का ये प्रयास कर रहा था। तो भारत ने क्या किया, 1967 के एक्ट के तहत गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, जिसको अनलॉ प्रिवेंटिव एक्ट कहेंगे, उसके तहत इसे आतंकवादी घोषित कर दिया है।
तो ये था आज का लेक्चर। मुझे आप बताएंगे ये लेक्चर कैसा था, आपको कैसा लगा, और अगर कोई सजेशन सलाह देना चाहते हैं तो आप इसके बारे में ज़रूर कहिएगा। PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, आप इसको एक बार सुन लेना, उसके बाद आप PDF के माध्यम से भी इसको रीड कर सकते हैं। पर PDF आपको थोड़ा सा मतलब इसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद मैं एज सुन एज पॉसिबल इस PDF को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। इसके अलावा कोई सजेशन सुझाव होगा तो आप दे सकते हैं। आज ये आपका लेक्चर जो है करंट का है। कल हिमाचल का जो करंट है, जो हमारा गिरिराज न्यूज़पेपर है, उसके कुछ एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रहेंगे। और उसके बाद जो 8 तक का करंट अफेयर किया है मैंने पीछे, मतलब हम 2023 का करंट अफेयर कर रहे थे, आपको 5 तक पहले करवा दिया था, और 5 से 8 तक का हो गया है। अब 8 से ऑनवर्ड जो 5 दिन या 4 दिन का रहेगा वो मैं इकट्ठा करके आपको मतलब फिर पढ़ा दूंगा। पर ध्यान रखना कि इसमें न्यूज़ कोई नहीं छूटने वाली, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर न्यूज़ छूट जाती है तो अगले दिन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें उसको कवर अप कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल ध्यान लगाकर इन चीज़ों को बार बार पढ़ना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और साथ में श्योरिटी भी लेता हूं कि अगर आप कंटिन्यूटी में मेरे साथ काम करते हैं तो आने वाले पेपर आपके लिए हलवे की तरह लगेंगे और आप क्या कर पाओगे, उन पेपरों में काफ़ी अच्छा कर पाओगे। तो अच्छे से इसको रिवाइज करना। धन्यवाद। जय हिंद।